हाँ बच्चों, हमें ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करना था। हमने आरएनए पॉलीमरेज, स्प्लिट जीन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये सब कुछ देख लिए थे। तो मैं आपसे बता रही थी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस समझने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसे कहते हैं, प्रमोटर, टर्मिनेटर, सिस्ट्रॉन जीन क्या होते हैं, या स्प्लिट जीन किसे कहते हैं, एक्सॉन, इंट्रॉन्स, आरएनए पॉलीमरेज कैसा होता है, कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, इसके काम करने का तरीका क्या होता है, ये सब कुछ। तो फंडामेंटल्स क्लियर होने के बाद में अब हम आते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पर। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस के बारे में हल्की फुल्की बातचीत हम कर ही चुके हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है, बार बार बताया है कि डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। जिस भी प्रोटीन या जिस भी पॉलीपेप्टाइड की सेल को जरूरत होती है, उसके हिसाब से उस प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की इन्फॉर्मेशन डीएनए के जिस सेगमेंट में होती है, डीएनए के जिस हिस्से में होती है, केवल वही हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव होता है और केवल उतने से हिस्से का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो जो सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, हम उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, ये हमने डीएनए, जैसे ये हमारा डीएनए है, 3 to 5 इसकी पोलैरिटी है, इस वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 to 3 है। डेफिनेटली ये वाला जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है और ये वाला स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। हम ये भी बात कर चुके हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, आरएनए, जो भी आरएनए बनता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। हम अभी जितनी भी बात करने वाले हैं, हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो हम पूरी तरह से अभी एमआरएनए पर फोकस करेंगे, टीआरएनए और आरएनए पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम एडिशनल होता है। हम मेन बात करेंगे कि डीएनए अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस रूप में कॉपी करता है, तो मैसेंजर आरएनए के रूप में कॉपी करता है। तो डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके जब हम मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, तो पहली बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल यूं किया जाता है क्योंकि डीएनए की केवल एक ही स्ट्रैंड में इन्फॉर्मेशन होती है, दूसरा स्ट्रैंड केवल उस मेन स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो उसको छुपाने का काम करता है। ये भी हम बात कर चुके हैं। तो जब टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके एमआरएनए बनाया जाता है, तो हमेशा एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही बनेगा। एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके आप एमआरएनए बना रहे हो, जैसे अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके हमने ये वाला एमआरएनए बनाया, ये देखो ये वाला एमआरएनए बनाया। अब अगर माना कि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है या इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, जिसमें कि हम मानते हैं कि कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो केवल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की तरह बिहेव करती है, तो इस कोडिंग स्ट्रैंड का अगर इस्तेमाल करके अगर इसकी तरफ से भी मैसेंजर आरएनए को फॉर्म किया जाए, तो देखो ये वाला मैसेंजर आरएनए बन गया। तो एक मैसेंजर आरएनए बना ये वाला, एक मैसेंजर आरएनए बना ये वाला। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में काम आते हैं तो दो मैसेंजर आरएनए बनेंगे और दोनों ही मैसेंजर आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और जब दोनों मैसेंजर आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बना लेंगे, डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बना लेंगे, क्योंकि वो दोनों मैसेंजर आरएनए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। अब जब ये मैसेंजर आरएनए खुद छुप गया, डबल स्टैंडर्ड हो गया, तो ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पर जाकर प्रोटीन कैसे बना सकता है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए तो आपको एक्सपोज्ड मैसेंजर आरएनए चाहिए ना, जिसके कोड को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को उठाकर राइबोसोम पर लाकर पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाया जा सके। तो ये वाला मैसेंजर आरएनए तो काम नहीं करेगा। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि क्या कारण है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उसका कारण है, एक मेन कारण ये है, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो दो मैसेंजर आरएनए बनते हैं, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण वो डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बनाएंगे और एक डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाकर राइबोसोम के ऊपर बैठकर ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो हमारा तो काम ही नहीं होगा, जिस काम के लिए हम मैसेंजर आरएनए बनाना चाहते थे वो काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कभी भी मैसेंजर आरएनए दोनों स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके नहीं बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का एक ही स्ट्रैंड काम आता है, दूसरा स्ट्रैंड शांत बना रहता है। अब दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए कि दोनों स्ट्रैंड का यूज करके अगर दो मैसेंजर आरएनए बनते हैं, जैसे कि एक ये वाला, ये तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का यूज करके बनाया गया है, और ये वाला मैसेंजर आरएनए कोडिंग स्ट्रैंड का यूज करके बनाया हुआ है। तो अगर दो मैसेंजर आरएनए बनते हैं तो एक और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम क्या है, देखो इस मैसेंजर आरएनए में कोड क्या है। देखो अगर कोड्स मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि कोड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के लिए कोड्स होते हैं, एक एक कोड में एक एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन होती है। तो देखो
ये है फर्स्ट नंबर का कोड UAA, ये सेकंड नंबर का कोड GGC, ये थर्ड नंबर का कोड GCU और ये फोर्थ नंबर का कोड CCG। ये 4 कोड हैं, यानी कि इस वाली चेन के पास, इस वाले मैसेंजर RNA के पास 4 अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट नंबर पे ये वाला जुड़ेगा, सेकंड पे ये वाला जुड़ेगा, थर्ड पे ये वाला जुड़ेगा और फोर्थ पे ये वाला जुड़ेगा। तो ये डिसाइडेड है। लेकिन अगर कोडिंग स्ट्रैंड का यूज करके भी मैसेंजर RNA बना लिया जाए तो उस मैसेंजर RNA पर भी तो डेफिनेटली जेनेटिक कोड होंगे। देखो फर्स्ट कोड कौन सा है, ये CGG, ACG, GCC और UUA। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये उल्टा क्यों लिखा है? क्योंकि मैसेंजर RNA हमेशा 5 to 3rd डायरेक्शन में ही बनता है और जेनेटिक कोड्स को भी हमेशा 5 to 3rd डायरेक्शन में ही पढ़ा जाता है। तो ये देखो यहाँ से हमने पढ़ा 1 2 3 4, तो इस स्टैंड पे हम कहाँ से पढ़ेंगे 1 2 3 4। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें फर्स्ट कोड है UAA, तो इधर फर्स्ट कोड हो गया CGG, सेकंड कोड है GGC, तो यहाँ पे सेकंड कोड हो गया ACG। कोड चेंज हो गए ना, कोड चेंज हो गया, इसका मतलब अमीनो एसिड चेंज हो गया, अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो गई, अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो गई मतलब पॉलीपेप्टाइड चेंज हो गई। और अगर पॉलीपेप्टाइड चेन ही बदल गई तो डेफिनेटली प्रोटीन भी बदल जाएगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि इस वाले मैसेंजर RNA से अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और इस वाले मैसेंजर RNA से अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। अब अगर दो एक ही डीएनए का एक ही सेगमेंट, डीएनए का एक ही टुकड़ा या डीएनए का एक ही सेगमेंट अगर एक बार में दो अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन दे दे या दो अलग अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन बाहर दे दे साइटोप्लाज्म में, तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। सेल को एक्चुअली चाहिए क्या और बन क्या रहा है, सेल ने कौन से प्रोटीन की डिमांड करी है और एक्चुअली बन क्या रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाएगी। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन है डीएनए से साइटोप्लाज्म में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होता है मैसेंजर RNA के थ्रू, वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी एक ही डीएनए के सेगमेंट से दो मैसेंजर RNA इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि दो मैसेंजर RNA पर जो कोड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो दो मैसेंजर RNA दो अलग अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं। तो इससे दो अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन जब बनेगी तो सारी साइटोप्लाज्मिक मशीनरी या जेनेटिक मशीनरी जो है वो गड़बड़ा जाती है। तो इस गड़बड़ से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि डीएनए के दोनों में से एक स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके मैसेंजर RNA बनाया जाए और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो शांत बना रहे। जिस स्ट्रैंड का यूज करके हम मैसेंजर RNA बनाते हैं हम उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं, और जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, जो शांत बनी रहती है, हम उसको कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। तो देखो ये एक मेन रीजन हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट क्यों करता है, दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं। फिर से समराइज करते हैं, अगर दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करते हैं तो दो टाइप के मैसेंजर RNA बनते हैं, दो टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे जिससे सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक मशीनरी गड़बड़ हो जाएगी और प्रॉपर जो सूचना है वो डीएनए से साइटोप्लाज्म में नहीं पहुंच पाएगी या प्रॉपर प्रोटीन नहीं बन पाएगा जो कि सेल को जरूरी है। तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कभी भी एक ही डीएनए से दो मैसेंजर RNA नहीं बनते हैं। दूसरी बात, अगर दो मैसेंजर RNA बन जाए बाय चांस तो वो दोनों मैसेंजर RNA एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण वो डबल बॉन्ड बना लेंगे। डबल बॉन्ड यानी कि डबल स्ट्रैंडेड मैसेंजर RNA बन जाएगा और ये डबल स्ट्रैंडेड मैसेंजर RNA किसी भी तरीके के पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने में केपेबल नहीं होगा। तो इस तरह से ये कारण आपको क्लियर हो जाता है कि एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात की जाए कि ट्रांसक्रिप्शन की साइट कौन सी होती है, तो डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन की साइट कहाँ पर होगी, जहां पर डीएनए होगा, क्योंकि डीएनए ही तो RNA को बनाता है। तो प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए होता है साइटोप्लाज्म में, तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात की जाए तो इनमें डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो प्रोकैरियोट्स में साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हुआ साइटोप्लाज्म और यूकैरियोट्स में साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हुआ न्यूक्लियस। फिर बात करते हैं कि mRNA या rRNA या tRNA जब बनते हैं, जब डीएनए से ये RNA बनते हैं तो इनके बनने की डायरेक्शन क्या होती है, इनके बनने की डायरेक्शन भी डीएनए रेप्लिकेशन की तरह हमेशा 5 to 3 होती है। जितने भी RNA बनते हैं वो हमेशा 5 से 3 दिशा में ही बनते हैं, 5 to 3rd डायरेक्शन में ही बनते हैं, क्योंकि RNA पॉलीमरेज एंजाइम इसी दिशा में काम करता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है ना पॉलीमराइजेशन,
डीएनए से डीएनए बनाते समय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5 to 3 डायरेक्शन में ही काम करता है, ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही काम करता है। तो ये हुई डायरेक्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन का मेन एंजाइम कौन सा होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन के मेन एंजाइम को हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये हमने बात कर ली है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग तरह का होता है। प्रोकैरियोट्स में एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है और यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये कई तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। आपको याद ही होगा, मैंने प्रोकैरियोट्स में आपको बताई थी, कल मैंने आपको ड्रॉ भी करवाया था कि 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, बीटा, बीटा प्राइम, अल्फा, अल्फा, ओमेगा। 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर कोर एंजाइम बनाती है और एक बहुत ही स्पेशल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसको हम सिग्मा चेन के नाम से जानते हैं, जो प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है ताकि पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर रीजन को पहचान कर वहां पर जाकर जुड़ सके और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कर सके। तो ये बात हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। देखिए, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। डीएनए से डीएनए का बनना फिर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पहली बात तो ये आपको क्लियर हो कि हम बात कर रहे हैं इस चेन के बारे में। इसकी पोलैरिटी हमने रखी है ये देखिएगा, ये पोलैरिटी रखी है। तो डेफिनेटली ये तो है टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये है कोडिंग स्ट्रैंड। ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये है आपका कोडिंग स्ट्रैंड। अब क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो इसके 5th वाले एंड पर होगा प्रमोटर साइट, और क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो इसके 3rd वाले एंड पर होगा टर्मिनेटर साइट। ये टर्मिनेटर रीजन और प्रमोटर रीजन। और प्रमोटर के बाद में स्टार्ट पॉइंट होता है, यानी कि वो पॉइंट होता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। इसी तरह से टर्मिनेटर के पास में वो पॉइंट होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है। तो ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट, और स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट के बीच का जो हिस्सा होता है वो हिस्सा हम स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जानते हैं। हम इसको सिस्ट्रॉन भी कहते हैं। ये हिस्सा जिसमें कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, अमीनो एसिड्स की इन्फॉर्मेशन होती है या पॉलीपेप्टाइड चेन की इन्फॉर्मेशन होती है, उस पर्टिकुलर टुकड़े को, सेगमेंट को हम सिस्ट्रॉन या स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए, ये हमने ड्रॉ किया। अब सबसे पहला काम क्या आता है कि भाई इस प्रमोटर रीजन को पहचाना जाए। डीएनए से आरएनए बनाने वाला मेन एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास आंखें तो होती नहीं है, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसको हम सिग्मा फैक्टर या सिग्मा पॉलीपेप्टाइड चेन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला काम ये हुआ कि वो जो सिग्मा फैक्टर है या जो सिग्मा चेन है वो इस प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करती है। वो जो सिग्मा फैक्टर है वो इस प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। जब ये प्रमोटर रीजन पहचान लिया जाता है तब जाके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पूरा का पूरा इस प्रमोटर रीजन पर जाकर बाइंड हो जाता है। तो एक्चुअली जो सिग्मा फैक्टर है या जो सिग्मा पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका मेन काम क्या हुआ? यही वो चीज है जो प्रमोटर रीजन को पहचानता है। ये सिग्मा फैक्टर एक्चुअली करता क्या है? ये प्रमोटर रीजन को पहचानता है ताकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड किया जा सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये जो सिग्मा फैक्टर है ये एक्चुअली स्पेसिफाई करता है मतलब कि ये बताता है कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू होने वाला है। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं हो, मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास में सिग्मा फैक्टर नहीं हो, केवल कोर एंजाइम हो, यानी कि 5 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर जो बना हुआ कोर एंजाइम है, अगर वो हो तो वो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो स्पेसिफाई नहीं कर पाता है कि किस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है। वो ऐसे ही लिटरली किसी भी बेस से शुरू हो जाता है, कहीं से भी शुरू हो जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को स्पेसिफाई करने का काम सिग्मा फैक्टर करता है। तो सिग्मा फैक्टर के 2 काम हो गए। कौन कौन से? एक काम तो ये हो गया कि सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है ताकि यहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़ा जा सके। तभी जाके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर यहाँ पर जुड़ता है, यहाँ पर बैठता है और उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करता है। दूसरी बात क्या? ये जो सिग्मा फैक्टर होता है ये स्पेसिफाई करता है कि इस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन को शुरू होना है। तो ये दोनों ही फैसिलिटी जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को सिग्मा फैक्टर्स के थ्रू दी जाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये। इससे पहले आपको एक छोटी सी चीज और समझना जरूरी है। जैसे हमने डीएनए से डीएनए बनाते समय देखा था कि डीएनए से डीएनए बनाते समय डीएनए को खोलना बड़ा जरूरी होता है। तो डीएनए को खोलने के लिए हम 2 एंजाइम्स काम में लेते थे, एक तो टोपोआइसोमरेज यानी कि डीएनए गायरेज और एक हेलिकेज
ये दोनों डीएनए को खोलने का काम करते हैं ताकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएं। यहाँ पर दो फैक्टर्स काम करते हैं या दो एंजाइम्स काम करते हैं। एक तो अनवाइंडेज मतलब खोलना, हेलिक्स को खोलना, अनवाइंडेज, और हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। इसका मतलब क्या है, आपको याद होगा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स थे। मैंने आपसे कहा था कि जब डीएनए से अलग हो जाता है तो दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण वापस एक दूसरे से चिपकना चाहते हैं। तो उन दोनों को अलग रखने का उपाय क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन उन पर आकर बैठ जाते हैं, तो वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से वापस बाइंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे लिए जरूरी है कि अगर इस हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन होना है तो जब डीएनए खुलेगा तो देखो ये रही टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये रही कोडिंग स्ट्रैंड, ये दोनों वापस से चिपकने नहीं चाहिए। तो सुविधा क्या है, ये एचडीपी जो है, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग जो प्रोटीन्स होते हैं, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर आकर चिपक जाते हैं। इसी वजह से डीएनए वापस से बाइंड नहीं कर पाता है, यानी कि एनील नहीं हो पाता है। तो दो चीजें आपको चाहिए शुरुआत में, अनवाइंडेज जो डीएनए के जो ट्विस्ट होते हैं उनको खोलने का काम करता है, और दूसरा हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से चिपक जाते हैं। इसी की वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड वापस से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या वापस से एनील नहीं करते हैं। इसके बाद में प्रमोटर रीजन को सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है और फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर रीजन पर आकर बैठ जाता है या बंध जाता है। तो प्रमोटर रीजन जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जुड़ने के लिए जगह देता है, जाहिर सी बात है। अब उसके बाद में शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है। अब ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कैसे हो भाई, शुरुआत का सारा साधन तो आपने यहाँ पे कर ही लिया है। आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर बैठ गया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, ये टेम्पलेट है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, यानी एक एक करके यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको जोड़ना पड़ेगा। अब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहाँ मिलेंगे, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेंगे। जैसे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलते हैं, ऐसे ही राइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी कहाँ मिलेंगे, वहीं मिलेंगे जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि न्यूक्लियस में हो रहा है तो न्यूक्लियस में ही सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिव करना पड़ेगा, जैसे कि आपने डीएनए से डीएनए बनाते समय किया था। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिव करने के लिए आप क्या काम में लेंगे, डेफिनेटली आप फॉस्फोराइलेज एंजाइम की मदद से आप उनको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। सेम वही प्रोसेस है जैसे अपने डीएनए में किया था। बात सिर्फ एक जो खास बात है वो क्या है, जितने भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक एक कर यहाँ पर जोड़े जाएंगे। इधर ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक एक करके यहाँ पर जोड़े जाएंगे। जोड़ने का काम कौन करेगा, उनको उठाकर यहाँ पर डिपॉजिट करने का काम कौन करेगा, वो काम करेगा ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। प्लस उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा, वो काम भी यही करेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये जो आरएनए है एक्चुअली, इस आरएनए को बनाने के लिए जितने भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स उठाए जाते हैं वो सारे के सारे ट्राइफॉस्फेट होते हैं। जैसे कि डीएनए से डीएनए बनाते समय अपन ने किया था, सारे के सारे ट्राइफॉस्फेट होते हैं। तो जब उन ट्राइफॉस्फेट वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि पायरोफॉस्फेट एंजाइम होता है जो उसमें से एक्स्ट्रा 2 फॉस्फेट को कट कर लेता है और जो एनर्जी बाहर निकलती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके बॉन्डिंग की जाती है। तो इस बॉन्डिंग करने की जो फैसिलिटी है वो यहीं की यहीं मिल जाती है, और इस काम के लिए डीएनए को कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है। तो ये पायरोफॉस्फेट ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस डीएनए के टेम्पलेट पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स नहीं जुड़ेंगे, अब की बार जुड़ेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो कि ट्राइफॉस्फेट के रूप में होते हैं। यहाँ अगर आपको ध्यान रह सके तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो पहला राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, ये गुआनिन होता है, इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। बाकी जितने भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर जोड़े जाएंगे वो के सारे मोनोफॉस्फेट होंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला राइबोन्यूक्लियोटाइड जो ऐड किया जाता है इसके अंदर मैम आरएनए को बनाते समय, वो पहला राइबोन्यूक्लियोटाइड्स उसके अंदर 3 के 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। पायरोफॉस्फेट उसमें से फॉस्फेट ग्रुप को बाहर नहीं निकालता है। इसके बाद जितने भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे डिपॉजिट होंगे सब में से 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स को निकाल लिया जाएगा। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी चीज है यहाँ पर। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के टेम्पलेट पर या टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एक एक करके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को डिपॉजिट करता है।
डिपॉजिट करता है, साथ में पायरोफॉस्फेट एंजाइम दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स को बाहर निकालता है। जो एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग कर ली जाती है। धीरे धीरे ये जो बबल है जो आपको दिख रहा है, ये आगे से आगे खुलता चला जाता है इस तरीके से, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता चला जाता है। इससे छोटा सा पीछे आपको पूंछ के रूप में एमआरएनए नजर आता है, जो कि कौन सी डायरेक्शन में बना है, 5 to 3 डायरेक्शन में बना है। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि ये आरएनए है और ये डीएनए है, तो ये दोनों एक साथ चिपक के तो रहेंगे नहीं। तो डीएनए से जैसे जैसे एमआरएनए बनता जाता है, वैसे वैसे वो डीएनए से अलग होता चला जाता है, और जैसे जैसे एमआरएनए डीएनए से अलग होता चला जाता है, वैसे वैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के साथ वापस जुड़ते चले जाते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये तो हुआ इनिशिएशन, और इस स्टेप को हम बोलते हैं इलोंगेशन। इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करता है, उसको तो हम कहते हैं इनिशिएशन। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता है। देखो, इनिशिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनिशिएशन के लिए आपको सिग्मा फैक्टर रिक्वायर्ड होता है। बिना सिग्मा फैक्टर के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्रमोटर रीजन को पहचान ही नहीं पाएगा, उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि किस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है। तो इनिशिएशन के लिए उसको किसकी मदद की जरूरत होती है, सिग्मा फैक्टर की मदद की जरूरत होती है। लेकिन इलोंगेशन के लिए उसको सिग्मा फैक्टर की मदद की जरूरत नहीं होती है। कैसे, देखो, अब ये जो है ये केवल कोर एंजाइम है, सिग्मा फैक्टर अलग हो चुका है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर का काम था प्रमोटर रीजन को पहचानना, और इसको पहचान कर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बंधवाना, या यहाँ पर आकर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड करवाना, वो काम खत्म हो चुका है। तो जो प्रमोटर रीजन की क्लियरेंस हो जाती है, ये हिस्सा क्लियर हो जाता है, उसके बाद में जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता है तो सिग्मा फैक्टर इस कोर एंजाइम का साथ छोड़ देता है। तो अब एक्चुअली इलोंगेशन का काम कौन कर रहा है, इलोंगेशन का काम तो मेन कोर एंजाइम ही कर रहा है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को उठाता है, डिपॉजिट करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। तो अब सारी जिम्मेदारी किसने निभा रखी है, अब सारी जिम्मेदारी कोर एंजाइम ने निभा रखी है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर तो प्रमोटर रीजन के क्लियरेंस के बाद में अलग हो गया। तो ये सिग्मा फैक्टर अलग हो गया। इलोंगेशन कौन कर रहा है, कोर एंजाइम कर रहा है। कोर एंजाइम कैटेलाइजिंग इलोंगेशन। ट्राइफॉस्फेट राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर काम में आते हैं। फर्स्ट वाला जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 के 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बाकी जितने भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके अंदर सिंगल या मोनोफॉस्फेट राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 3 नहीं, केवल एक ही फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिर पायरोफॉस्फेट रिमूव्स एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप, ये हम बात कर चुके हैं। उम्मीद है आपको इलोंगेशन समझ में आ गया होगा। अब इलोंगेशन से आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस पूरे डीएनए स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, ये हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रहा टर्मिनेटर रीजन, इस पॉइंट पर एंड होना है। अब इस एंड वाले पॉइंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल पॉलीपेप्टाइड चेन आकर जुड़ती है कोर एंजाइम से, जिसको हम कहते हैं रो। ये है रो, इसको हम कहते हैं रो फैक्टर। ये रो फैक्टर कैटालाइजिंग टर्मिनेशन, क्योंकि रो फैक्टर ही वो फैक्टर होता है या वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो स्पेशल फैक्टर होता है जो एंड पॉइंट को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे सिग्मा फैक्टर स्टार्ट पॉइंट को या प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है, इसी तरह से रो फैक्टर जो है वो एंड पॉइंट को या टर्मिनेशन रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। तो जब रो फैक्टर कोर एंजाइम के साथ आकर जुड़ जाता है, तभी जाके कोर एंजाइम को ये पता लगता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ये पता लगता है कि भाई एंड आ चुका है और अब ट्रांसक्रिप्शन को खत्म करना है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का समापन करना है। तो ये चीज केवल और केवल तब हो पाती है जब रो फैक्टर आकर जुड़ता है। यहाँ मैं स्पेसिफाई कर दूं कि प्रोकैरियोट में रो फैक्टर मिलता है, लेकिन यूकैरियोट्स में रो फैक्टर नहीं मिलता है। तो यूकैरियोट में टर्मिनेशन करने के लिए या ट्रांसक्रिप्शन का एंड करने का जो काम है वो खुद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही करता है, वहां कोई रो फैक्टर नहीं होता है। तो रो फैक्टर कहाँ पाया जाता है, रो फैक्टर पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो हम एक्चुअली प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं एक्चुअली वो थोड़ी बहुत मिक्स टाइप की है, जिसका उद्देश्य आपको मोटे तौर पर ये समझाना है कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है या डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। हम बहुत ज्यादा चीजों को डीप में ले जाकर और सिग्निफाई नहीं कर रहे हैं और डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। जहां जो चीज आपके जानने के लिए जरूरी है, एक मोटे तौर पर आपको जानकारी देने के लिए जरूरी है, तो हम वहाँ प्रो और यू का ध्यान नहीं रखते हैं। हम कंबाइन करके थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करते हैं बुक्स के अंदर कि भाई देखिए इस तरह से डीएनए बनता है और इस तरह से आरएनए बनता है। तो आपको पर्टिकुलर बिल्कुल नहीं होना है
कि ये क्या बात हुई, हमने थोड़ा सा तो पढ़ा है प्रोकैरियोट का, हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं यूकैरियोट का, कभी हम प्रो पढ़ते हैं कभी हम यू पढ़ते हैं। इस पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे, जब आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे, तो ये चीज़ें सब आप स्पेसिफाई करते चले जाएंगे। अभी फिलहाल हमारा उद्देश्य क्या होता है, एक मोटे तौर पर आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना। तो आपको बॉदर करने की इसमें कतई कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जो रो फैक्टर है कोर एंजाइम के साथ आकर जुड़ता है, टर्मिनेशन पॉइंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे ही टर्मिनेशन पॉइंट को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, वैसे ही जो मैसेंजर आरएनए है ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से अलग हो जाता है। ये देखो, ये रहा कोर एंजाइम, रो ने अपना काम कर दिया तो रो भी अलग हो गया, कोर एंजाइम अलग हो गया, और ये कच्चा या नवजात मैसेंजर आरएनए भी अलग हो गया। ये रहा नेसेंट मैसेंजर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए या नेसेंट मैसेंजर आरएनए या नवजात मैसेंजर आरएनए अलग हो गया। तो तीनों चीजें अलग हो गई हैं, कोर एंजाइम भी, रो फैक्टर भी, और नेसेंट मैसेंजर आरएनए भी। और जो डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाला हिस्सा था वो वापस से डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। इस तरह से इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, 3 स्टेप्स में ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन का छोटा सा मैकेनिज्म था जिसमें अपन ये समझने की कोशिश करी है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। ये जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है, ये डायग्राम प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को समझाता है, लेकिन इसके आगे की जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो यूकैरियोट्स वाली है। यानी कि ये नया नया मैसेंजर आरएनए बन गया है, लेकिन ये नया नया या नेसेंट मैसेंजर आरएनए या एचएन मैसेंजर आरएनए या हेट्रोजीनस न्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए अभी हमारे काम का नहीं है। ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाकर राइबोसोम पर बैठकर प्रोटीन नहीं बना सकता है, पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बना सकता है। इसमें कई सारी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए इस मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो इससे आगे वाला जो स्टेप आता है वो आरएनए की प्रोसेसिंग का है। आरएनए की प्रोसेसिंग के बाद में जो आरएनए तैयार होता है हम उसको मैच्योर आरएनए कहते हैं। तो अभी ये काम अधूरा है। अभी हमने केवल इतना सा जाना है कि डीएनए से एक नेसेंट मैसेंजर आरएनए या कच्चा या अपरिपक्व या इमेच्योर मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपका एक छोटा सा सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। देखिए बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस समझने के बाद अब हमें बात करनी थी कि ट्रांसक्रिप्शन से जो मैसेंजर आरएनए या टीआरएनए बनता है, जो भी आरएनए बनता है वो कच्चा होता है या इमेच्योर होता है। तो उसको मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो आरएनए प्रोसेसिंग कहलाता है। कुछ माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं तभी जाके वो आरएनए हमारे काम आ पाता है। तो जहाँ पर आरएनए बना है यानी कि न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। हम बात कर चुके हैं कि डीएनए के पास इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होते हैं। एक्सॉन्स मतलब कोडिंग सीक्वेंसेस जिसमें अमीनो एसिड की इन्फॉर्मेशन होती है। इंट्रॉन्स मतलब इंटरवायनिंग सीक्वेंसेस जिसमें अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो मैसेंजर आरएनए बनता है तो मैसेंजर आरएनए में भी एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। अब क्योंकि इंट्रॉन में किसी भी टाइप की सीक्वेंस नहीं है, किसी भी टाइप का पॉलीपेप्टाइड की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये वाला मैसेंजर आरएनए जो भी नया नया बना है, जो कि नवजात है, जिसको आपने नेसेंट मैसेंजर आरएनए बोला है, या हम इसको हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए के नाम से भी जानते हैं, या इमेच्योर आरएनए आप जिसको कह रहे हो, वो बन तो गया है लेकिन वो अभी हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये बाहर साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बना नहीं सकता है, तो ट्रांसलेशन कर नहीं सकता है क्योंकि इसके बीच बीच में कई सारे ऑब्स्टेकल्स हैं और उन ऑब्स्टेकल्स को अपने नाम दिया है इंट्रॉन्स। तो ये बाहर जाके काम करे हमारा, इसके लिए इंट्रॉन्स का रिमूव करना बड़ा जरूरी है। तो ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बना है। तो न्यूक्लियस से जब ये मैसेंजर आरएनए बाहर जाता है तो पूरी तरह से तैयार होकर जाता है ट्रांसलेशन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हुए ही मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग की जाती है, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग की जाती है या उसको पकाया जाता है, एक तरीके से मैच्योर किया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस एक नवजात या नेसेंट मैसेंजर आरएनए को एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करता है, हम उसी प्रोसेस को स्प्लाइसिंग प्रोसेस या आरएनए प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। अब इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है तो उसको समझने की कोशिश करें। इस प्रोसेस में हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि जितने भी इंट्रॉन्स हैं, यानी कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जिनमें पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन नहीं है, उन सीक्वेंसेस को हमको काट के हटाना पड़ेगा।
तो उन सीक्वेंसेस को काटने के लिए हमको एक स्पेशल टाइप के कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है। वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है देखिएगा। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए काम में आते हैं। ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। छोटे का मतलब कितना हुआ कि लगभग इनके अंदर 100 से लेकर 150 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 100 से लेकर 150 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये भी डीएनए ही बनाता है। इनको भी डीएनए ही बनाता है, लेकिन इनका काम क्या है? इनका काम है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो मेन आरएनए बने हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए या आरआरएनए, उनको मॉडिफाई करने में मदद करना। तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, इनको छोटा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियोटाइड्स की जो संख्या है वो काफी कम होती है। तो काफी कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, एक बार मान के चलते हैं कि कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्लस बहुत स्पेशल तरीके के प्रोटीन्स 200 to 300 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इस कॉम्प्लेक्स को हम स्पाइलियोसोम के नाम से जानते हैं। स्प्लाइसियोसोम के नाम से अपन जानते हैं, यानी स्प्लाइसिंग करने वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो स्प्लाइसियोसोम कहलाता है। तो ये मिलकर, यानी कि आरएनए और प्रोटीन मिलकर एक्चुअली एक, आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके का एंजाइम बनाते हैं जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, इन दोनों के मेल से जो कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है वो एक तरीके से एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है या कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है। एक एंजाइम की तरह बिहेव करने वाला है क्योंकि इंट्रॉन्स को काटने वाला है। इस कॉम्प्लेक्स को आपने नाम किया स्प्लाइसियोसोम। अब जब ये बन जाता है तो स्प्लाइसिंग शुरू होती है। अब स्प्लाइसिंग कैसे होती है देखिएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है जो आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना है, पहले तो इसका एक नाम और बताती हूँ कि इसको हम और किस नाम से पुकार सकते हैं। ये दोनों मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आपने उसको स्प्लाइसियोसोम कहा, ये बात तो सही है, लेकिन हम इसको स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको SNRNPs के नाम से भी जानते हैं या फिर हम इसको स्नर्प्स भी कहते हैं। तो ये 3 नाम हो गए, स्प्लाइसियोसोम्स, SNRNPs और स्नर्प्स। मतलब सबका एक ही है, ये वो कॉम्प्लेक्स है जो इंट्रॉन्स को हटाने वाला है। अब जहां पर भी इंट्रॉन होता है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये 5th एंड है, ये 3rd एंड है, ये बीच में आपको इंट्रॉन नजर आ रहा है। तो जहां पर भी इंट्रॉन होता है वहां पर ये कॉम्प्लेक्स जाकर अटैच हो जाता है। देखिए इस तरह से कॉम्प्लेक्स जाकर अटैच हो जाता है और ये अटैच होने के बाद जो इंट्रॉन होता है उसको एक लूप की फॉर्म में बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है, यानी कि बाहर की तरफ निकालता है, जिसके कारण इस इंट्रॉन के 5th और 3rd एंड पास आ जाते हैं। ये 5th और 3rd एंड पास आ जाते हैं। इंट्रॉन का ये वाला हुआ 5th एंड, ये वाला हुआ 3rd एंड, तो ये पास आ जाते हैं। और जब ये पास आ जाते हैं तो यहाँ पर इस जगह पर बॉन्ड बना के, किस तरह से बॉन्ड बनता है वो आप और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर इन दोनों हिस्सों के बीच में, इन दोनों एंड्स के बीच में इस तरह से बॉन्ड बनाया जाता है कि ये टुकड़ा, ये जो लूप है वो अलग हो जाता है। ये देखो, ये लूप अलग हो गया, इंट्रॉन अलग हो गया। बचा हुआ जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ दिया जाता है। तो जब एक्सॉन जुड़ गया तो अब जो बनने वाला ये आरएनए है वो डेफिनेटली पहले वाले आरएनए से छोटा होता है, क्योंकि उस वाले आरएनए में तो आपको इंट्रॉन्स भी थे एक्सॉन्स के साथ साथ, लेकिन अभी हमने एक एक करके सारे इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद में जितने भी एक्सॉन्स होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो अब ये जो मेच्योर आरएनए है जो आपके सामने है, वो मेच्योर आरएनए नेसेंट आरएनए से हमेशा छोटा होता है। तो एक काम कंप्लीट हुआ है, अभी हमने केवल इंट्रॉन्स को रिमूव किया है। अब इंट्रॉन्स को रिमूव करने के साथ साथ 2 और काम किए जाते हैं। 2 और काम क्यों किए जाते हैं, पहले तो उसका महत्व समझने की कोशिश कीजिए। हमारा सबसे मेजर जो काम था वो ये कि हमको इंट्रॉन्स हटाने थे, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस को हटाना था। अब जब इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस हट गई हैं तो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस के हटने के बाद में इस मैसेंजर आरएनए को ये प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भाई ये मेच्योर है और अब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए रेडी है। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना जो है वो इतना सहज नहीं होता है। तो मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए को अब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना ही है। तो इसके लिए प्रमाण पत्र के रूप में इस आरएनए के सिर पर और पूंछ पर 5th वाला हिस्सा जो है वो हेड कहलाता है और 3rd वाला हिस्सा जो है वो टेल कहलाता है। आप इसको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम भी कह सकते हो।
तो इसके फिफ्थ वाले एंड पर कैपिंग की जाती है और थर्ड वाले एंड पर टेलिंग की जाती है। अभी कैपिंग का क्या मतलब हुआ कि इसके फिफ्थ वाले एंड पर, जहां पर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाला राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, याद है आपको, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली एक बहुत ही स्पेशल टाइप के एक और राइबोन्यूक्लियोटाइड को अटैच किया जाता है, वो होता है ग्वानोसिन। लेकिन ग्वानोसिन सिंपल ग्वानोसिन नहीं होता है, वो मिथाइलेटेड होता है, यानी कि उसके 7th वाली पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, तो हम उसको मिथाइल ग्वानोसिन के नाम से जानते हैं। ये जो मिथाइल ग्वानोसिन है इसको यहाँ पर ऐड किया जाता है। ये जो ट्राइफॉस्फेट जो ब्रिज है ना, इस ट्राइफॉस्फेट ब्रिज की मदद से फिफ्थ वाले एंड पर मिथाइल ग्वानोसिन नाम की कैप को ऐड किया जाता है। इसलिए जो एंजाइम काम में आता है वो होता है मिथाइल ग्वानोसिन ट्रांसफरेज एंजाइम, यानी मिथाइल ग्वानोसिन को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मिथाइल ग्वानोसिन को इस वाले फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ने के लिए ये ट्राइफॉस्फेट ब्रिज काम में आता है। इस ट्राइफॉस्फेट ब्रिज की मदद से मिथाइल ग्वानोसिन नाम की कैप फिफ्थ वाले एंड पर जुड़ जाती है। अब हम इसको कहते हैं कैपिंग। ये कैप बन गई। ये जो कैपिंग होती है ये 2 काम करती है। पहले काम तो ये करती है कि ये इस मैसेंजर आरएनए को, या मैं बार बार मैसेंजर आरएनए बोलती हूँ क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बेसिकली मैसेंजर आरएनए से रिलेट करता है, हालांकि मेरा ये बोलना ठीक नहीं है, मुझे सिंपल आरएनए बोलना चाहिए। तो ये जो एक्चुअली कैप बनी है, तो इस कैप के 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कैप जो है अपने आरएनए को प्रोटेक्ट करती है, अपने आरएनए को प्रोटेक्ट करती है, और दूसरी बात इसके ट्रांसपोर्ट को इजी बनाती है, यानी न्यूक्लियस से इसका निकलना आसान हो जाता है, क्योंकि प्रमाण पत्र मिल चुका है कैप के बारे में, कैप की तरफ से। तो दोनों काम करती है। साथ में एक और काम करती है, इस कैप के कारण मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम पर जुड़ना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो राइबोसोम तक जाना, उसके साथ जुड़ना, उसके साथ बॉन्ड बनाना, ये सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। तो कैपिंग का ये फायदा होता है। इसी तरीके से थर्ड वाले एंड पर पॉली एडेनिन टेल को ऐड किया जाता है। पॉली एडेनिन मतलब लगभग 200 से 300 पॉली, बहुत सारे एडेनिन रेसिड्यूज को यहाँ पर ऐड किया जाता है। ये जो एडेनिन रेसिड्यूज को यहाँ पर ऐड किया जाता है, ये एक्चुअली इसलिए होता है ताकि साइटोप्लाज्म में आने वाला मैसेंजर आरएनए ये साबित कर सके कि भाई मैं बिल्कुल मेच्योर हूँ। मेच्योर मैसेंजर आरएनए पर ही आपको कैप और टेल देखने को मिलती है। जो इमेच्योर मैसेंजर आरएनए होते हैं उस पे कैप और टेल नहीं होती है। तो कैप और टेल का होना ये साबित करता है कि ये जो मैसेंजर आरएनए है वो पूरी तरह से रेडी है ट्रांसलेशन के लिए, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो टेलिंग का मतलब क्या है कि थर्ड वाले एंड पर पॉली एडेनिन की जो एक स्ट्रेच होता है उसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। इसको हम पॉली एडेनाइलेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मिथाइल ग्वानोसिन जुड़ा और यहाँ पे पॉली एडेनिन के टेल को ऐड किया जाता है, तो हमने इसको बोला पॉली एडेनाइलेशन या टेलिंग। तो इधर कैपिंग हुआ और इधर टेलिंग हुआ। और कैपिंग और टेलिंग एक तरह से बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जैसे बुक का फ्रंट पेज और बैक पेज काम करता है। बुक में जो बीच में पेजेस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आगे की तरफ एक फ्रंट पेज चाहिए होता है और पीछे की तरफ एक बैक कवर पेज चाहिए होता है। इन दोनों कवर पेजेस का काम क्या होता है? इन दोनों कवर पेजेस का मेन काम होता है बुक के बीच वाले जो पेजेस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो उम्मीद करती हूँ कि कैपिंग और टेलिंग का जो बेसिक फंक्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। वास्तव में इनका बेसिक फंक्शन प्रोटेक्शन ही होता है, अपने मैसेंजर आरएनए का प्रोटेक्शन करना, यही इनका बेसिक फंक्शन होता है। तो इस तरह से कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, स्प्लाइसिंग हो गई। इंट्रॉन्स आपने हटा दिया, कैप आपने लगा दी, आपने टेल लगा दी। अब ये तो हुई मैसेंजर आरएनए की बात। लेकिन अगर अपन ट्रांसफर आरएनए की बात करें तो ट्रांसफर आरएनए जब बनता है, डीएनए से जब ट्रांसफर आरएनए को बनाया जाता है तो वो सिंबल लाइनर मोड में बनता है। वो ट्रांसफर आरएनए क्लोवर लीफ मॉडल के जैसा थोड़ा ना होता है। वो क्लोवर लीफ मॉडल तो बाद में बनाया जाता है, बाद में क्रिएट होता है, जिसको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं या प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए बनता तो बिल्कुल सीधा है, डीएनए से जब भी बनता तो बिल्कुल सीधा है। तो इस ट्रांसफर आरएनए को बाद में मॉडिफाई किया जाता है। और इसके मॉडिफिकेशन में सबसे खास चीज क्या है? आप जानते हैं कि ट्रांसफर आरएनए में कई सारे अनयूजुअल बेसेस होते हैं, जैसे डायहाइड्रोयूरोडिन है, आइनोसिन है या स्यूडोयूरोडिन है। तो इन सबको बनाना पड़ता है। तो जब एक बार डीएनए से ट्रांसफर आरएनए बन गया, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया, तो ट्रांसफर आरएनए में कौन कौन से मॉडिफिकेशन किए जाते हैं? तो उसका जवाब क्या है? ट्रांसफर आरएनए में 2 इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। वो क्या है कि ट्रांसफर आरएनए को बनाने के लिए कई सारे नाइट्रोजनस बेसिस का या तो मिथाइलेशन होता है या इथाइलेशन होता है
या डीअमाइनेशन होता है, यानी या तो उसमें से अमीनो ग्रुप निकाल दिया जाता है या एथिल ग्रुप जोड़ दिया जाता है या फिर मैथिल ग्रुप जोड़ दिया जाता है। तो इस वजह से जो सिंपल नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसिस में, जैसे कि आयनोसिन, जैसे कि डाइहाइड्रोयूरोडिन और जैसे कि स्यूडोयूरोडिन। अब ये जो बेसिस हैं वो आपको पता ही है कि ट्रांसफर आरएनए में डिफरेंट टाइप के लूप्स बनाते हैं, जैसे डाइहाइड्रोयूरोडिन लूप है या राइबोसोम बाइंडिंग साइट है या एंटीकोडोन लूप है, और एक होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म जिसके ऊपर सीसीए सीक्वेंस होती है। तो ये जो सीसीए सीक्वेंस है ये भी बाद में ऐड की जाती है, एडिशन ऑफ सीसीए सीक्वेंस एट थर्ड एंड। तो ट्रांसफर आरएनए का जो थर्ड एंड है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उस थर्ड एंड पर सीसीए सीक्वेंस ऐड की जाती है बाद में प्रोसेसिंग के दौरान। तो इस तरह से जब डीएनए से आरएनए बनते हैं, चाहे वो मैसेंजर आरएनए बने चाहे वो ट्रांसफर आरएनए बने, वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं। वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएं उससे पहले उनकी प्रोसेसिंग करना जरूरी होता है। और इस प्रोसेसिंग के दौरान कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं वो होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक तो इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है, कैपिंग होती है, टेलिंग होती है। ये तीनों तो मैसेंजर आरएनए के कंसर्न में आपको समझ में आते ही हैं। और अगर ट्रांसफर आरएनए की बात की जाए तो कुछ नाइट्रोजनस बेसिस का मिथाइलेशन होता है, इथाइलेशन होता है, डीअमाइनेशन होता है या थर्ड वाले एंड पर सीसीए सीक्वेंस को ऐड किया जाता है। तो ये कुछ बहुत ही मोटे मोटे से मॉडिफिकेशंस हैं जो प्रोसेसिंग के दौरान किए जाते हैं और आरएनए को मैच्योर किया जाता है ताकि वो साइटोप्लाज्म में जाके डायरेक्ट अपना काम कर सके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम आरएनए प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। अगर मैसेंजर आरएनए इंट्रॉन्स को हटाने की बात होती है तो हम इसको एक स्पेशल शब्द देते हैं कि हमने इसको नाम दिया स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब काटना, छोटे से टुकड़े को काट के अलग करना, ये स्प्लाइसिंग की जाती है एमआरएनए के बारे में जब बात करते हैं हम स्पेसिफिकली। तो ये इस तरह से प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। आरएनए वाला सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आरएनए वाले सेक्शन में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब अपन बात कर रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट होती है उसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अगर ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक डबल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बन जाएगा जो कि हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है, आप देखिएगा कि जैसे मान लीजिए इस डीएनए से ये मैसेंजर आरएनए बना और इस मैसेंजर आरएनए में इंसुलिन की इंफॉर्मेशन है। इस मैसेंजर आरएनए में इंसुलिन की इंफॉर्मेशन है, मान के चलिए इसमें इंसुलिन की इंफॉर्मेशन है, लेकिन सेल के पास ऑलरेडी काफी सारा इंसुलिन है तो सेल नहीं चाहती है कि और इंसुलिन बनाया जाए। तो अभी इस मैसेंजर आरएनए का मुंह बंद करना पड़ेगा। हम इस मैसेंजर आरएनए को काम करने से रोकना चाहते हैं। अब काम करने से रोकने का तरीका साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है भाई, अगर मैसेंजर आरएनए बन ही गया है और वो साइटोप्लाज्म में आ ही चुका है, वो इंसुलिन की इंफॉर्मेशन को लेकर आ ही चुका है, तो अब हम उसका मुंह बंद कैसे करेंगे। तो देखिए उसके मुंह बंद करने का बहुत ही आसान तरीका जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन लेवल पर हम किसी मैसेंजर आरएनए का मुंह कैसे बंद कर सकते हैं या जीन एक्सप्रेशन को कैसे रोका जा सकता है या जीन को काम करने से कैसे रोका जा सकता है। तो देखो उसकी भी सुविधा है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो तो ठीक बात है, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके भी हाथों हाथ एक और इसका भाई बना दिया जाता है जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और बॉन्डिंग हो जाती है तो बन जाता है डबल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए। अब क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड है तो ये प्रोटीन नहीं बना सकता है, ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है, तो मुंह बंद हो गया ना। आपका जो मेन वाला मैसेंजर आरएनए था उसका मुंह बंद कर दिया ना डबल स्ट्रैंडेड बना के। तो तब ऐसी कंडीशन में ये जो डबल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए है वो स्पेशली बनाया जाता है सेल की तरफ से या डीएनए की तरफ से, जब ट्रांसलेशन लेवल पर किसी मैसेंजर आरएनए को काम करने से रोकना होता है सेल को। तो ट्रांसलेशन लेवल पर जीन का मुंह बंद करने का या मैसेंजर आरएनए का मुंह बंद करने का या जीन के एक्सप्रेशन को रोकने का जो सबसे आसान तरीका है वो आसान तरीका है डबल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बना लेना। इस मैसेंजर आरएनए को हम MIC के नाम से जानते हैं, मैसेंजर आरएनए इनहिबिटिंग कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए को रोकने वाला कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ही मिक कहलाता है। MIC मैसेंजर आरएनए इनहिबिटिंग कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यानी कि MIC। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ हमारा आरएनए वाला जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे की बात पर।
आपने मैसेंजर आरएनए बनाना सीख लिया, ट्रांसफर आरएनए बनाना सीख लिया, दोनों की स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आती हैं, काम आपको समझ में आता है, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, वो सब कुछ हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जीन एक्सप्रेशन पर, यानी कि डीएनए काम कैसे करता है, डीएनए में जो जीन होते हैं वो अपना एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि जीन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो किस रूप में आपको नजर आता है, जीन एक्सप्रेशन जो है वो आपको किस रूप में नजर आता है। मैंने आपको बताया था कि कोई जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको कैरेक्टर देख के समझ में आ जाएगा। भाई जैसे इंसुलिन वाला जीन है, अगर इंसुलिन बन रहा है तो हम कहेंगे कि इंसुलिन का जीन काम कर रहा है, यानी कि वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है। और अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हम कहेंगे कि इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो जीन एक्सप्रेशन को समझने का या जीन एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है, जो भी प्रोटीन है, जो भी एंजाइम है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो उस जीन से रिलेटेड होती है, जो भी कैरेक्टर है जो कि उस जीन से रिलेटेड होता है, वही उसके एक्सप्रेशन का प्रमाण होता है। हर जीन कोई ना कोई काम करता है। अब वो काम अगर हो रहा है तो हमने कह दिया कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और अगर वो काम नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि जीन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो अब जीन एक्सप्रेशन को कैसे समझते हैं, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जेनेटिक कोड्स किसको कहते हैं, किस तरह से एक्सप्रेशन किया जाता है, इन सबको समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं जेनेटिक कोड से। देखिए अब बात करते हैं जेनेटिक कोड की। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, पहले बात तो ये समझिए कि डीएनए से डीएनए बनता है, हम जानते हैं आराम से बन जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटारिटी का जो नियम है वो काम करता है, और ये डीएनए से बड़े आराम से डीएनए बन जाता है। इसी तरह से जब डीएनए से आरएनए बनने की बारी आती है तो डीएनए से आरएनए भी बड़े आराम से बन जाता है, क्योंकि वही कॉम्प्लीमेंटारिटी का नियम काम करता है। तो डीएनए से डीएनए बनना या डीएनए से आरएनए बनना बिल्कुल समझ में आता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये आरएनए, ये जो मैसेंजर आरएनए है, जब डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेके साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम पर बैठता है, तो राइबोसोम पर बैठने के बाद ये अमीनो एसिड्स को ऐड करता है और उन अमीनो एसिड्स को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने ले जाती है। अब जैसे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें फर्स्ट वाला अमीनो एसिड है फिनाइलएलैनिन, फिर है सेरिन, फिर है ल्यूसिन और फिर है ग्लाइसिन। तो अब बात यह है कि पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर देखा जाए, इसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं, तो इन अमीनो एसिड्स को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि इनका जो कोड है वो मैसेंजर आरएनए से आया है, और मैसेंजर आरएनए को ये कोड डीएनए ने दिया है। यानी डीएनए की सीक्वेंसेस को देखकर उसका आरएनए से रिलेशनशिप तो पता चलता है कि भाई वहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरिटी का नियम काम कर रहा है, तो दोनों एक जैसे हैं, तो हाँ डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, लेकिन डीएनए से किस प्रकार पॉलीपेप्टाइड चेन बन सकती है या आरएनए से किस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बन सकती है, ये थोड़ा समझ से बाहर है। तो एक्चुअली बात क्या है कि डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोडेड फॉर्म में होती है, और वो कोड किसके बने होते हैं, वो कोड बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ये कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो डीएनए की कोडेड इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के रूप में कॉपी की जाती है, और फिर मैसेंजर आरएनए के पास डीएनए की वही कोडेड इन्फॉर्मेशन फिर से कोड के रूप में आ जाती है, और मैसेंजर आरएनए इस कोडेड इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है साइटोप्लाज्म में, जहां वो बैठता है राइबोसोम पर। अब राइबोसोम पर इस कोडेड इन्फॉर्मेशन को पढ़ने का काम करता है ट्रांसफर आरएनए, इस कोडेड इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली डिकोड करने का काम करता है ट्रांसफर आरएनए। फिर डिकोड करने के बाद में उसको जो समझ में आता है कि ये जो कोड है ये किस अमीनो एसिड का है, उस अमीनो एसिड को पकड़ के लाता है, राइबोसोम पर बिठाता है, और सारे अमीनो एसिड्स को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी जाती है। तो बात साफ है कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमीनो एसिड जिस सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, इस सीक्वेंस की पूरी सूचना डीएनए से आई है, पहले डीएनए से एमआरएनए में आई है और फिर एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन में आई है। तो डेफिनेटली डीएनए, मैसेंजर आरएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन में एक रिलेशनशिप है, चाहे वो कोडेड फॉर्म में हो, चाहे वो हमको समझ में नहीं आता हो, लेकिन रिलेशनशिप तो है। अगर यहाँ पर कोड फिनाइलएलैनिन का है तो फिनाइलएलैनिन को ही जोड़ा जाएगा, अगर यहाँ पे कोड सेरिन का है तो सेरिन को ही जोड़ा जाएगा, अगर यहाँ पे कोड ल्यूसिन का है तो ल्यूसिन को ही जोड़ा जाएगा। ये पक्का कौन करता है, ये पक्का डीएनए करता है। तो डीएनए की ही इंफॉर्मेशन तो कॉपी होकर मैसेंजर आरएनए में आई है, और
मैसेंजर आरएनए ने उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाया है, तो डेफिनेटली पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने की पूरी जिम्मेदारी आती है डीएनए पर। बस बात यह है कि डीएनए ने खुद बाहर जाके पॉलीपेप्टाइड चेन को नहीं बनाया है, उसने अपने मीडिएटर की मदद से पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाया है, और उस मीडिएटर को हम मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। तो डीएनए में और पॉलीपेप्टाइड चेन में एक रिलेशनशिप है, चाहे वो कोडेड फॉर्म में है, लेकिन वो रिलेशनशिप है। इसी तरह से अगर हम कहें कि ये जो मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए में और पॉलीपेप्टाइड चेन में भी एक रिलेशनशिप है, चाहे वो कोडेड फॉर्म में है। एक्चुअली इस रिलेशनशिप को, जो कि डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड और पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस में जो रिलेशनशिप होता है, डीएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन में जो रिलेशनशिप होता है, इसी तरह से मैसेंजर आरएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं, उनकी सीक्वेंस में जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को ही हम एक्चुअली जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। ये जो रिलेशनशिप है, यही जेनेटिक कोड कहलाती है, जेनेटिक कोड कहलाती है। ये जेनेटिक कोड डिसाइड कौन करता है? डेफिनेटली जेनेटिक कोड डीएनए डिसाइड करता है, और डीएनए इन कोड्स को किसे कॉपी करके देता है? एमआरएनए को कॉपी करता है। तो एमआरएनए डीएनए के आदेश के अनुसार इन कोड्स का इस्तेमाल करते हुए राइबोसोम पर बैठकर डीएनए के कोड्स के अकॉर्डिंग उन कोड्स को डिकोड करते हुए पॉलीपेप्टाइड को बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है, और अमीनो एसिड डेफिनेटली उसी सीक्वेंस में जुड़े होते हैं जिस सीक्वेंस में कोडेड इंफॉर्मेशन डीएनए ने मैसेंजर आरएनए को दी होती है। तो ये जो जेनेटिक मशीनरी है, बिना किसी गड़बड़ के काम करती है, बिना किसी गड़बड़ के काम करती है। तो सीधी सी बात है कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने की एक्चुअल जिम्मेदारी किसकी है? वो तो डीएनए की है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए में जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है और पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, इन दोनों में पूरी तरह से 100% का कनेक्शन है। ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे डीएनए के अंदर कोड होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर भी वैसे ही अमीनो एसिड्स जुड़े होंगे। तो इस रिलेशनशिप को ही हम जेनेटिक कोड कहते हैं। चाहे आप डीएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच के रिलेशनशिप को जेनेटिक कोड कह दो तो भी ठीक है, या आप मैसेंजर आरएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको जेनेटिक कोड कह दो तो भी ठीक है। लेकिन ये बात तय है कि डीएनए और अमीनो एसिड की ये जो चेन है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अंदर 100% वाला रिलेशनशिप होता है, और यही रिलेशनशिप जेनेटिक कोड कहलाता है। अब बात करते हैं कि जेनेटिक कोड का ख्याल जो है वो सबसे पहले किसे आया होगा। तो देखो, ये बात तो पक्की है कि हमारा जो बॉस होता है, हमारा जो ब्लूप्रिंट होता है, वो डीएनए के पास होता है। तो डीएनए के आदेश के अनुसार ही सेल के अंदर सारे काम होते हैं, सारे प्रोटीन्स बनते हैं, सारे एंजाइम्स होते हैं, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म की जाती हैं। अब डीएनए के पास ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि हम कहते हैं कि डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है? तो डीएनए के पास क्या है वो बिल्कुल क्लियर है आपको। डीएनए के पास इन न्यूक्लियोटाइड्स के अलावा तो कुछ होता नहीं है, और इन न्यूक्लियोटाइड में किससे मिलकर बनते हैं? 4 बेसिस से मिलकर बनते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। बार बार यही रिपीट होते रहते हैं पूरे डीएनए में, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। हजारों, हजार, लाखों, करोड़ों जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बार बार इन्हीं का रिपीटेशन होता है अलग अलग तरीके से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। तो इसका मतलब जो भी बात है वो इन न्यूक्लियोटाइड्स में है, या इन न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस में है। जो कुछ भी बात है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी खजाना है, जितना भी रहस्य है, वो सारा का सारा इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स के पास छुपा हुआ है। अब ये 4 न्यूक्लियोटाइड इस तरह से कैसे काम करते हैं कि हमारा इतना बड़ा शरीर चल पड़ता है, इतने सारे प्रोटीन्स, इतने सारे एंजाइम्स, इतनी सारी केमिकल रिएक्शन बड़े मजे से चलती रहती है। तो ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, यही सारा काम करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं था, ये तो बिल्कुल दिखती हुई सी बात थी। तो सबसे पहले ये विचार, ये जो हाइपोथेसिस था, वो गेमो ने दिया। उन्होंने बोला कि हमारे शरीर को चलाने के लिए डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, और हमारे शरीर को चलाने के लिए डीएनए से जो इंफॉर्मेशन निकलकर साइटोप्लाज्म में आती है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनता है। लेकिन प्रोटीन हमको कितने चाहिए? उस प्रोटीन को हमको जितने भी प्रोटीन चाहिए, लेकिन सभी प्रोटीन्स को बनाने के लिए हमको टोटल कितने अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं? हमको 20 अमीनो एसिड रिक्वायर्ड होते हैं। 20 प्रोटीन्स नहीं, ये गलत लिखा है, 20 प्रोटीन्स नहीं, हमको चाहिए 20 अमीनो एसिड्स। इन 20 अमीनो एसिड्स के बिना हमारा काम चल नहीं सकता है। ये 20 अमीनो एसिड मिलकर दुनिया भर के प्रोटीन्स बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारी बॉडी का सारा काम चलता है। अब 20 अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए पूरी सूचना कहाँ छिपी हुई है? तो डीएनए में छिपी हुई है। अब डीएनए में सूचना किस रूप में छिपी हुई है? तो डीएनए में सूचना 4 न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में छिपी हुई है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन।
यानी आपको कम से कम 20 अमीनो एसिड बनाने का कोड तो चाहिए ही चाहिए। अब 20 अमीनो एसिड बनाने के लिए आपके पास नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, आपके पास अक्षर कितने हैं? अगर 20 अमीनो एसिड्स को आपको कोड करना है तो भी आपके पास अक्षर कितने हैं? आपके पास अक्षर तो 4 ही हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। तो अगर ये 4 के 4 अक्षर अकेले काम करते हैं, अकेले मतलब एडेनिन अलग, ग्वानिन अलग, साइटोसिन अलग और थायमिन अलग, अगर ये अक्षर अकेले अकेले काम करते हैं तो टोटल कितने कोड बन पाएंगे? अगर ये अक्षर अकेले काम करते हैं तो केवल 4 कोड बन पाएंगे। तो 4 कोड बन पाएंगे, जबकि हमको कम से कम कितने चाहिए? हमको कम से कम 20 कोड चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारी बॉडी को चलाने के लिए 20 अमीनो एसिड हमको चाहिए ही चाहिए। इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो आपको कम से कम 20 कोड तो चाहिए चाहिए। तो ये तो पक्का हो गया कि ये जो चारों अक्षर हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये अलग अलग रहकर काम नहीं करते हैं। तो ये तो चीज खत्म ही हो गई। अब बात करते हैं कि क्या ये अक्षर दो दो के जोड़े में काम करते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, क्या ये दो दो के जोड़े में काम करते हैं? अब अगर ये दो दो के जोड़े में काम करते हैं तो देखो, जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, और यहाँ पे भी लिखे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, और एक चेकर बोर्ड बनाएं, अगर अपन एक चेकर बोर्ड बनाते हैं तो देखो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? ए यू, ए सी, ए टी, जी ए, जी यू, जी सी, जी टी, सी ए, सी यू, सी सी, सी टी, टी ए, टी यू, टी सी, टी टी। टोटल 16 कोड बनते हैं अगर ये दो दो के कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। लेकिन 16 कोड अभी भी कम है, क्योंकि आपको चाहिए कम से कम 20, यानी ये दो दो के जोड़े में भी काम नहीं करते हैं। तो ये जो हाइपोथेसिस थी ये भी खत्म हो जाती है, क्योंकि इससे केवल 16 कोड्स बनते हैं, जो अभी भी इनसफिशिएंट हैं। अब बात करते हैं कि भाई जब ये 2 के कोड में काम नहीं करते हैं तो डेफिनेटली अब ये 3 के यानी कि ट्रिपलेट फॉर्म में काम करेंगे, यानी कि 3 मिल के काम करेंगे। अब 3 मिल के काम करते हैं तो टोटल कितने कोडोन्स बनते हैं? टोटल बनते हैं 64 कोडोन्स। 64 कोडोन्स। तो देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसके बाद में तो यही संभावना बचती है, इससे आगे की संभावना तो बचती नहीं है। भाई या तो सिंगलेट के रूप में काम करेंगे, या डबलेट के रूप में काम करेंगे, या फिर ट्रिपलेट के रूप में काम करेंगे, बीच की तो कोई संभावना है नहीं। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब इस पर विचार किया जाए तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन में काम करते हैं तो ये बनते हैं टोटल 64 कोडोन्स, जो कि आपकी जरूरत से काफी ज्यादा है। आपको चाहिए केवल 20 कोडोन और आपको मिल रहे हैं 64 कोडोन। तो यहाँ दिमाग अटकता है कि हाँ, हो ना हो ये 4 अक्षर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये चारों आपस में 3-3 के कॉम्बिनेशन में मिलके शायद काम करते हैं। यानी कि जो कोड्स होते हैं वो ना तो सिंगलेट होते हैं ना डबलेट होते हैं, बल्कि कोड्स ट्रिपलेट होते हैं, यानी 3 अक्षर मिलकर एक कोड बनाते हैं। एक अक्षर मिलकर एक कोड बनाता है, ये यहाँ पे खारिज होता है। 2 अक्षर मिलकर एक कोड बनाते हैं, ये भी यहाँ पे खारिज होता है। 3 अक्षर मिलकर एक कोड बनाते हैं तो यहाँ पर सोचा जा सकता है, क्योंकि आपको टोटल 64 कोड्स मिल रहे हैं। तो पहली बार यहाँ से विचार शुरू हुआ था कि जो कोड्स होते हैं डीएनए के पास, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के मिलने से जो कोड्स बनते हैं, वो कोड्स एक्चुअली 3-3 के कॉम्बिनेशन में होते हैं। 3-3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक कोड बनाते हैं, यानी कि जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से ये आइडिया आया था। ये हम कहते हैं हाइपोथेसिस का जो जन्मदाता थे वो गेमो थे। इन्होंने सबसे पहली बार ये सुझाया कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो सिंगलेट नहीं, डबलेट नहीं, बल्कि ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ से हम बात शुरू करते हैं कि भाई जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। अब गैमो ने ये बात करी तो इस पे बात आगे बढ़ी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी तरीके से एक्सपेरिमेंट किए। अपनी अपनी तरीके से एक्सपेरिमेंट करने में जिन 3 का नाम सबसे ज्यादा ऊपर लिया जाता है वो थे निरेनबर्ग, मथाय और डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। देखिए, एक थे निरेनबर्ग, इनके साथ थे मथाय। निरेनबर्ग, मथाय और खुराना। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्चुअली देखो उसको टेक्निक को समझने की कोशिश करो। इन्होंने क्या किया, सेल के अंदर जाकर तो ये काम करना पॉसिबल नहीं था कि कोड्स को डिकोड किया जाए, कि कौन सा कोड कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, उसको डिकोड करना ये पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, लैब के अंदर बिना सेल के
अक्षरों को जोड़ना शुरू किया। अक्षरों को जोड़ने का मतलब ये है, नीरेनबर्ग ने सेल फ्री मीडियम में, यानी बिना सेल के लैब में, आर्टिफिशियल मीडियम में इस तरह से जो नाइट्रोजनस बेसिस थे उनको जोड़ना सीखा। इस तरह से उनके पॉलीमर बनाना सीखा। जैसे ये ए का पॉलीमर है, ये सी का पॉलीमर है, ये यू का पॉलीमर है और ये जी का पॉलीमर है। ये चेन देख रहे हो, ये एडेनिन से बनी हुई है, ये साइटोसिन से बनी हुई है, ये यूरासिल से बनी हुई है और ये गुआनोसिन से बनी हुई है। तो इन्होंने, नीरेनबर्ग ने पहली बार सेल फ्री मीडियम में अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना सीखा और न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर एक लंबी चेन को बनाना, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर बनाना सीखा। ये पॉलीमर उन्होंने इस तरीके से क्रिएट करना सीख लिया। तो ये पहली उपलब्धि थी। अब अगर मैं कहूं कि ये जो पॉलीमर है, आप इसको मैसेंजर आरएनए मान के चलो एक तरीके से, एक ऐसा मैसेंजर आरएनए जिसके अंदर केवल एक ही अक्षर है, केवल एडेनोसिन है, या ऐसा मैसेंजर आरएनए जिसके अंदर केवल साइटोसिन है, या ऐसा मैसेंजर आरएनए जिसके अंदर केवल यूरासिल है। देखो एक्चुअली मैं नाम गलत बोल रही हूँ, ये क्या है, अगर हम इसको बोलेंगे तो क्योंकि हम अगर राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं और अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात कर रही हूँ तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड या एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये जो चेन है वो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का पॉलीमर है, ये जो चेन है वो साइट्रेडिन मोनोफॉस्फेट का पॉलीमर है, ये जो चेन है वो यूरिडिन मोनोफॉस्फेट का पॉलीमर है, ये जो चेन है वो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट का पॉलीमर है। हम इसको यू भी बोल सकते हैं कि ये वाली जो चेन है वो एडिनाइलिक एसिड का पॉलीमर है। एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन का राइबो न्यूक्लियोटाइड। साइटिडाइलिक एसिड मतलब साइटोसिन से बना हुआ राइबो न्यूक्लियोटाइड। यूरिडाइलिक एसिड मतलब यूरासिल से बना हुआ राइबो न्यूक्लियोटाइड। ग्वानाइलिक एसिड मतलब ग्वानिन से बना हुआ राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो पहली बात तो ये क्लियर करो अपने दिमाग के अंदर कि नीरेनबर्ग ने पहली बार सेल के बाहर, यानी कि सेल फ्री मीडियम में, यानी कि लैब में, यानी कि इन विट्रो कंडीशन में राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर एक पॉलीमर बनाना सीखा। एक पॉलीमर यानी चेन बनाना सीखा। अब हम इसको मैसेंजर आरएनए की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये बना लिया। अब अगर इसकी मदद से सेल फ्री मीडियम में, अगर इस चेन की मदद से सेल फ्री मीडियम में अमीनो एसिड्स को जोड़ने का मौका मिल जाए तो ये वाली जो चेन है, ये वाली जो चेन है, मान लीजिए ये जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसमें केवल एक ही अमीनो एसिड होता है और उस अमीनो एसिड का नाम होता है लाइसिन। लाइसिन 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 लाइसिन, यानी वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। अब देखो, ध्यान देखो, इसमें कितने बेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 न्यूक्लियोटाइड्स का ये पॉलीमर है। तो अगर हम ये मानते हैं, अगर ये बात सही है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं, तो डेफिनेटली इससे बनने वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर टोटल कितने अमीनो एसिड होने चाहिए, 4 अमीनो एसिड होने चाहिए। और अगर वो 4 अमीनो एसिड लाइसिन है, वो 4 के 4 अमीनो एसिड लाइसिन है, तो क्या हम कहें कि लाइसिन नाम का जो अमीनो एसिड है उसका कोड हुआ AAA। फिर से सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा कि उन्होंने इस तरह से होमोपॉलीमर बनाना सीखा। सेल फ्री मीडियम में उन्होंने होमोपॉलीमर बनाना सीखा, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर सेल के बाहर सेल फ्री मीडियम में इस तरह से उन्होंने होमोपॉलीमर बनाना सीख लिया। अब अगर इस होमोपॉलीमर को अपन मैसेंजर आरएनए की तरह कंसीडर करें और अगर इसकी मदद से अगर पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, अगर सेल फ्री मीडियम में पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर टोटल होते हैं 1 2 3 4 अमीनो एसिड, और चारों के चारों अमीनो एसिड कौन से होते हैं, लाइसिन होते हैं। तो अगर ये बात वाकई सच है कि कोड सिंगलेट नहीं, डबलेट नहीं, बल्कि ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि 3 अक्षर से मिलकर बनते हैं, तो 3 अक्षर से टोटल कितने कोड बने, 1 2 3 4 कोड बने। तो 4 ही तो अमीनो एसिड्स जुड़ने चाहिए पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन में वाकई में 4 ही अमीनो एसिड्स जुड़ पाते हैं तो ये बात सत्यापित हो जाती है ना, हेंस प्रूव हो जाता है ना अपने आप ही कि हाँ, जो गैमो की जो हाइपोथेसिस थी वो सही थी, यानी कि एक जेनेटिक कोड को बनाने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड काम में आते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड से बनकर एक जेनेटिक कोड बनता है। और अगर इससे बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन में सारे के सारे अमीनो एसिड लाइसिन के होते हैं तो इसका मतलब लाइसिन का कोड क्या हुआ, AAA। इसी तरह से प्रोलिन का कोड क्या हुआ, CCC। इसी तरह से फिनाइल एलानिन का कोड क्या हुआ, UU।
और ग्लाइसिन का कोड क्या हुआ, ट्रिपल जी। तो क्या इस तरह से एक एक करके कोड्स को डिकोड करना संभव हो पाया? पहले हम एक एक को जोड़कर पॉलीमर बनाएंगे, फिर हम दो दो को जोड़कर पॉलीमर बनाएंगे, फिर हम तीन तीन को जोड़ के पॉलीमर बनाएंगे। भाई अगर पॉलीमर बनाना सीख लिया एक बार तो पहले तो एक एक बेस को जोड़कर पॉलीमर बनाएंगे यानी कि होमोपॉलीमर बनाएंगे, फिर हम दो दो बेसिस को जोड़कर पॉलीमर बना सकते हैं तो हमको पता चल जाएगा, फिर हम तीन तीन को जोड़ के पॉलीमर बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे कोड्स को डिकोड किया जा सकता है ना। 64 के 64 जो 64 कोड्स को सोचा गया था कि हाँ जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो टोटल 64 होते हैं, तो इनको डिकोड किया जा सकता है ना। क्योंकि ये चार जो अक्षर हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन अगर तीन तीन के कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं तो टोटल कितने कोड बनते हैं, 64 कोड बनते हैं। तो 64 कोड को डिकोड करने का ये कमाल का तरीका था ना जो नीरेनबर्ग ने स्टार्ट किया था। तो यही वो थे, ये पायोनियर स्टेप था। इनके बाद ही जेनेटिक कोड को पढ़ना या उनको रिवील करना आसान हो गया और धीरे धीरे करके पहले होमोपॉलीमर बनाए गए, उसके बाद में हेट्रोपॉलीमर बनाए गए। होमोपॉलीमर मतलब एक ही अक्षर का इस्तेमाल करके पॉलीमर बनाया गया, हेट्रोपॉलीमर मतलब दो अक्षर या तीन अक्षरों का इस्तेमाल करके पॉलीमर बनाया गया। और फिर जो बनने वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, सॉरी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसमें देखा गया कि कौन कौन सा अमीनो एसिड जुड़ पा रहा है, तो उस हिसाब से डिकोड कर लिया कि भाई इसके अंदर अमीनो एसिड अगर प्रोलिन जुड़ रहा है मतलब प्रोलिन का कोड हुआ ट्रिपल सी। अगर इस तरीके के पॉलीमर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसमें अगर अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन है तो फिनाइल एलेनिन का कोड हुआ ट्रिपल यू। तो हम इसको नींव का पत्थर कहते हैं। नीरेनबर्ग और मथाई की इस खोज को हम नींव के पत्थर के नाम से जानते हैं। यही वो खोज थी जिसने आधार दिया कि हम सारे के सारे जेनेटिक कोड को डिकोड कर सकें, रिवील कर सकें, पता लगा सकें कि कौन कौन से अक्षर मिलकर कौन सा कोड बनाते हैं और कौन सा कोड किस अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाई होता है। अब ध्यान दें कि इसमें एक एंजाइम काम में आता है। जब आप लैब में बिना सेल के यानी कि सेल फ्री मीडियम में न्यूक्लियोटाइड्स को इस तरह से जोड़ने का काम करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए एक बहुत स्पेशल एंजाइम जो कि ओकोआ ने डिस्कवर किया था उसको हम बोलते हैं सेवेरो-ओकोआ एंजाइम्स। ये जो एंजाइम होता है ये सेल फ्री मीडियम में न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर पॉलीमराइजेशन करने का काम करता है। सेल फ्री मीडियम में न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर पूरी की पूरी चेन बनाने में मदद करता है यानी कि पॉलीमराइजेशन में मदद करता है। यानी कि जो काम आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज करते हैं वो आर्टिफिशियल मीडियम में, सिंथेटिक मीडियम में, सेल फ्री मीडियम में वही काम कौन कर रहा है, सेवेरो-ओकोआ एंजाइम। ये बेहद स्पेशल एंजाइम है, इसको ओकोआ ने डिस्कवर किया था। ये हुआ नीरेनबर्ग की बात। उसके बाद में बात करते हैं खुराना की। सर हरगोविंद खुराना इंडियन थे लेकिन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनाना सीखा, इनका भी केमिकल मेथड ही था। इन्होंने होमोपॉलीमर भी बनाए और हेट्रोपॉलीमर भी बनाए। ये देखो हेट्रोपॉलीमर मतलब जीयू को जोड़ा यानी दो अक्षरों को जोड़ा, जीयू 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 और जीयू। तो इन्होंने अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़कर यानी अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर बनाए और उनकी मदद से कोड्स को, जो भी जेनेटिक कोड्स थे उनको डिकोड करने में मदद करी। तो जेनेटिक कोड को डिकोड करने में तीन साइंटिस्ट का नाम सबसे ऊपर आता है, नीरेनबर्ग, मथाई एंड खुराना। नीरेनबर्ग, मथाई एंड खुराना। खुराना ने ये सबसे पहला जो हेट्रोपॉलीमर बनाया था वो ये था। ये तो होमोपॉलीमर्स हैं जो नीरेनबर्ग ने बनाए थे। उसके बाद में हेट्रोपॉलीमर बनाने की बारी आई तो हेट्रोपॉलीमर में खुराना साहब ने सबसे पहला हेट्रोपॉलीमर ये बनाया था, जी और यू को ऐड करके। और ये जो हेट्रोपॉलीमर बना था या ये जो चेन बनी थी, इस चेन की मदद से जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई गई तो उसके अंदर दो अमीनो एसिड्स पाए गए। कौन कौन से, देखो, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी एक का कोड तो होगा जीयूजी और दूसरे का कोड होगा यूजीयू, फिर जीयूजी फिर यूजीयू। यानी इससे बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर दो अमीनो एसिड था। पहले था वैलिन, फिर था सिस्टीन, फिर था वैलिन, फिर था सिस्टीन। तो बिल्कुल क्लियर है कि वैलिन का कोड क्या हुआ, जीयूजी, और सिस्टीन का कोड क्या हुआ, यूजीयू। इस तरह से कौन सा जेनेटिक कोड किस अमीनो एसिड को कोड करता है ये पता लगाना केवल तब संभव हो पाया जब नीरेनबर्ग, मथाई
और सर हरगोबिंद खुराना ने होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर बनाए, आर्टिफिशियल मीडियम में बनाए, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए और इनकी मदद से फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई। तब जाके हम ये जान पाए कि कौन सा जेनेटिक कोड कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है। और फिर हमारे पास पूरा बाकायदा पूरा का पूरा चेकर बोर्ड आया जेनेटिक कोड का, जो हम आज पढ़ते हैं कि ये वाला कोड इस अमीनो एसिड का होता है, ये वाला कोड इस अमीनो एसिड का होता है। तो जेनेटिक कोड को रिवील करने में ये जो हिस्ट्री है ये आपका जानना बड़ा जरूरी है। सेवरो-ओकोआ एंजाइम, ये भूलिएगा नहीं, ये बिल्कुल वही काम करता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज करते हैं, यानी कि पॉलीमराइजेशन का काम करता है। बस फर्क इतना है कि ये इतना कमाल का एंजाइम है कि आर्टिफिशियल मीडियम में यानी सेल फ्री मीडियम में ये पॉलीमराइजेशन का काम करने में केपेबल होता है। तो इस तरह से जेनेटिक कोड का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये जो 64 कोड्स होते हैं, ये 64 कोड्स आपको चेकर बोर्ड में आपका जो पैकेज है उसमें पूरी तरह से मिल जाएंगे। आप जब भी मेरे इस लेक्चर को सुनेंगे तो आप उस पैकेज को लेके बैठना। उस पूरे के पूरे 64 कोड्स को यहाँ लिखने का कहीं कोई मतलब नहीं है। मैं आपको उसके आगे की बात हम बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स के बारे में, तो हम डायरेक्ट वो बात करेंगे। तो आपके लिए सिर्फ होमवर्क ये है कि यहाँ तक पढ़ने के बाद में आप जो जेनेटिक कोड का जो चेकर बोर्ड है आप उसे प्लीज़ देखें। मैं उसमें जो एब्रीवेशंस हैं, अमीनो एसिड्स की जो एब्रीवेशंस हैं वो मैं आपको ज़रूर नोट करा दूंगी। अब बात करते हैं जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में।